दुनिया की सबसे बेहतरीन गरीब बेस्ट फ्रेंड रातों रात एक रईस अमीर बन गई। वह दौड़कर मेरे पास आई और रोती हुई आंखों से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बेटे से शादी कर ले, आगे की जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी। मैंने ना नुक्कर करते हुए एक बड़े घराने की बहू बनना स्वीकार कर लिया। मैं अभी खुश ही हो रही थी कि तभी मेरा बिजनेसमैन पति अपनी पुरानी महबूबा के साथ घर लौटा और मुझे छोड़ना चाहा, लेकिन मेरी सहेली ने शेयर्स के ट्रांसफर पेपर्स मेरे सामने फेंक दिए। इसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं इतनी खुश हुई कि हंसने लगी, अपना बैग उठाया और वहां से चल दी। कंपनी के शेयर्स के आगे रईस बहू होने का रुतबा भला क्या चीज है। जब मेरी नींद खुली तो मुझे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, खासकर कमर में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी ने कुचल दिया हो। मैंने अपनी आंखें मलीं। जैसे ही करवट लेनी चाहिए, अचानक देखा कि पास ही एक और इंसान लेटा हुआ है, खियान। मैं सुन्न रह गई। पिछली रात की तस्वीरें मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। वह नशे में धुत होकर घर लौटा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। अंदर आते ही उसने मुझे दीवार से सटा दिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके बाद जो हुआ वो बच्चों के बताने लायक नहीं था। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, पर उसने आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे पता था कि छिन यान हमेशा मुझसे कतराता था, क्योंकि वह नफरत करता था कि मैं उसकी माँ की पसंद की बहू थी। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने जल्दी से कंबल हटाया और बिस्तर से उतरने की कोशिश की। जैसे ही मैं हिली, उसकी नींद खुल गई। उसने ठंडी निगाहों से मुझे ऊपर नीचे देखा और माथे पर शिकन लाते हुए बोला, तुम अभी तक यहीं क्या कर रही हो। मैं हैरान रह गई और फिर मुझे गुस्सा आ गया। चिनयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब क्या है तुम्हारा? कल रात पहल तुमने की थी। कल रात मैं नशे में था। उसने झुंझलाकर मुझे बीच में ही रोक दिया। ज्यादा मत सोचो। मैं गुस्से के मारे हंसने ही वाली थी। ज्यादा मत सोचूं। कल रात तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। तुम बार बार मुझे मेरी जान बुला रहे थे। बस बहुत हुआ। वाकई उसने ऐसा कहा? तुम तो हर बात पर उसे डार्लिंग डार्लिंग कह रहे थे। बस बहुत हुआ। वह अचानक बिस्तर से उठकर बैठा और गुस्से से मेरी ओर देखने लगा। शू जिशा, पिछली रात जो हुआ उसे भूल जाओ। बेहतर होगा कि तुम सब कुछ मिटा दो। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मेरा दिल उदासी से भर गया। ये वही आदमी है जिससे मैंने 1 साल पहले शादी की थी, जो काम निकलते ही बदल गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं कमरे में चीजें इधर उधर करने लगी। आधे घंटे के बाद मैं बड़ी जल्दी में अपना सूटकेस खींचते हुए बाहर निकली। उसने मुझसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं की। वह अपना माथा पकड़कर कड़वाहट के साथ हंसा। क्या तुम फिर से मेरी माँ के पास जा रही हो? मैं तिरस्कार के साथ हंसी। वरना क्या, यहाँ रहकर तुम्हारा ये नाटक देखूं? 1 साल पहले जब मैं हर तरह की मुश्किलों का सामना कर रही थी और पागलों की तरह खाने की डिलीवरी कर रही थी, फिर एक दिन मैं सड़क किनारे अपना खाना खा रही थी, तभी मैंने रोल्स रॉयस से एक शानदार औरत को उतरते देखा। वह असल में मेरी सबसे पक्की गरीब दोस्त निकली, जो इस दुनिया की अमीर औरत के रूप में जी रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, हम दोनों सड़क के बीच गले लगकर रोने लगे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए मेरी पीठ थपथपाई। मत रो, अब मत रो। एक काम करते हैं जिशा, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, फिर हम हमेशा साथ रह सकते हैं। मैंने रोते हुए पूछा, तुम्हारा बेटा, क्या वह दिखने में अच्छा है? उसने आंखें घुमाते हुए कहा, उसकी लुक्स से क्या फर्क पड़ता है, जरूरी ये है कि हम हर दिन मिल सकेंगे। मैंने सोचा कि उसकी बात में दम है, इसलिए मैंने पूरे जोश में हामी भर दी। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने को तैयार हूं, मैंने दृढ़ता से कहा। घर के अंदर कदम रखते ही मैं सीधे अपनी प्यारी सास के गले लग गई। ओह वान क्यू, अब तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसने बहुत प्यार और चिंता से मुझे देखा। अरे क्या हुआ? उसने दर्द और प्यार भरी नजरों से मेरी ओर देखा। क्या हुआ? क्या उस छिन यन नाम के आवारा लड़के ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? जब मैंने उसे सब कुछ विस्तार से बताया तो उसने गुस्से में बिस्तर पर अपना हाथ मारा। यह लड़का अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। कल ही मैं उसका वह ब्लैक कार्ड बंद करवा दूंगी। देखती हूँ वह फिर इतनी अकड़ कैसे दिखाता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। सच में? तो फिर आप उसकी स्पोर्ट्स कार भी वापस ले लीजिए। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं बहुत ही नासमझ हूँ। अपनी इस बेवकूफ़ी को देखो। अपनी सहेली की सास के साथ 3 दिन बिताने के बाद उसने बड़े प्यार से समझाकर मुझे घर वापस भेज दिया। वजह यह थी कि वह हर रोज मेरे साथ रात भर जाग नहीं सकती थी। बढ़ती उम्र की वजह से उनका शरीर अब इतना साथ नहीं देता था। मैं अभी सोसाइटी के गेट पर पहुंची ही थी कि तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। जैसे ही मैं मुड़ी, एक बड़ा गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता मेरी तरफ झपटा और मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। वह मेरे पैरों के पास ही जोर से जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, आह चाय। तभी पीछे से एली के जोर से रोने की आवाज आई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह झपटकर उस कुत्ते के पास आ गई। तुमने इसे लात क्यों मारी? यह सिर्फ एक बेजुबान कुत्ता है। मैं हैरान रह गई। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम एक कुत्ते को चोट क्यों पहुंचा रही हो? उसने क्या गलती की थी? छिन यान आवाज सुनकर वहां पहुंचा और उसने देखा कि एली मरते हुए कुत्ते को गोद में लिए रो रही है। शू जिशिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? छिन यान ने माथे पर बल डालते हुए कहा।
ये कुत्ता तो कमाल की एक्टिंग कर रहा है। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। मैंने हड़बड़ी में सफाई दी। मैंने उसे लात नहीं मारी, वह खुद ही गिर गया। बस बहुत हुआ। छिन यान ने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें चलते हुए उससे टकराते देखा है। अगर तुम एली को पसंद नहीं करती तो भी तुम्हें चाहे तुम एली को पसंद न करते हो, पर तुम्हें एक बेगुनाह कुत्ते पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी हंसी छूट गई। छिन यान, क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे सिर के पीछे लगी हैं? मुझे अपनी सहेली से पूरी रात बातें करके पता चला था कि एली ने पहले बड़ी बहू बनने के लिए उसे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले महीने वह अचानक देश वापस आ गई और छिन यान ने उसे अपनी ही सोसाइटी में रहने के लिए घर दिला दिया। वहां दूसरी ओर एली के रोने की आवाज अब भी आ रही थी। मैंने अपने कंधे उचकाए तो फिर C.T.V फुटेज देख लो। सच सबके सामने था। चिनयान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। तुम कब से इतनी बेरहम हो गई हो? तभी जानवरों का डॉक्टर भागते हुए आया। गहन जांच करने के बाद उसके माथे पर शिकन आ गई। इसे किसी ने जानबूझकर दवा खिलाई है। जैसे उस पल हवा वहीं थम गई हो। मैंने तुरंत एली की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। छिन यन की हैरानी अब पछतावे में बदल गई। ये मैंने नहीं दी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छिन यन ने अपना हाथ उठाया और एक थप्पड़ जोर से मेरे चेहरे पर जड़ दिया। बहुत हुआ। तुम जानवरों तक को नुकसान पहुंचाती हो। तुम चिन परिवार की बहू बनने के लायक ही नहीं हो। मैंने अपने जलते हुए चेहरे को सहलाया। तुमने उसके लिए, इस कुत्ते के लिए मुंह पर हाथ उठाया? तुम्हें लगता है कि मुझे यह बहू बनने का कोई शौक है? अगर वह तुम्हें इतनी ही पसंद है तो उससे शादी करके उसे घर ले आओ। और मैंने एली की ओर देखा और उसे पलटकर एक करारा थप्पड़ मारा। यहाँ बेचारी बनने का नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी चालें समझ नहीं आती? तुम यहाँ छिन यान को छीनने के लिए ही आई हो ना? मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए अपने ही कुत्ते को जहर दे दिया। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। एली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं भला आकाई को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? मैंने उसे बचपन से पाला पोसा है। तुम ये सब कब बंद करोगी? एली वैसी लड़की नहीं है। उस पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाना बंद करो। गुस्से के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं तुरंत मुड़ी और चली गई। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अपनी सहेली को सब सच बताना। वह सोफे पर बैठी थी, हाथ में चिप्स का पैकेट लिए और खाते खाते कोस रही थी। जिंदगी गुजारना अब नामुमकिन हो गया है। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। क्या तुम्हारा भी झगड़ा हुआ है? मैंने हैरान होकर अपनी भौहें सिकोड़ी। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि बात क्या थी। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे ससुर चिन जाओचुआन वापस आए। अंदर आते ही उन्होंने सीधे सीधे कहा, मैं कल काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। कंपनी ने सब इंतजाम कर दिया है। 6 महीने? मेरी सहेली वांकियो ने माथे पर बल डाला। आपकी इस उम्र में ये सब भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? क्या कंपनी का काम छिन यान को नहीं सौंपा जा सकता? यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। मेरा वहां खुद जाना बहुत जरूरी है। छिन झाओचुआन का फैसला अटल था। ओल्ड किन, क्या आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? छिन झाओचुआन थोड़ा झुंझला गए। मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा? ऐसी बेकार की बातें मत सोचो। ये सब सुनकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। प्रोजेक्ट तो बस एक बहाना है। असल में वो विदेश इसलिए जाना चाहते हैं ताकि अपनी उस पुरानी प्रेमिका का ख्याल रख सकें। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता चला? कुछ दिन पहले छिन यान ने मुझे बताया था और ये भी कहा था कि तुम्हें कभी न बताऊं। वाह, बहुत अच्छे। ये बाप बेटे दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर नाटक करते हैं। एक पुरानी प्रेमिका के लिए इन्होंने अपना घर ही दांव पर लगा दिया। कमाल है भाई। सारा सच सामने आने के बाद हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। चारों तरफ बस खामोशी छा गई। मैंने उसे देखा तो दिल को बहुत दुख हुआ। मैं समझ सकती हूँ, मेरे दिल में एक दर्द सा उठा। मुझे पता है, भले ही वह ऊपर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से वह किसी भी और से ज्यादा दुखी है। आखिरकार वह उसका पति है। मैंने धीरे से पूछा, सच कहूं तो मैं तलाक लेना चाहती हूँ। वांग क्यू की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा। तुम तलाक लोगी तो मैं भी तलाक लूंगी। ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ में ही तलाक लेंगे। हम दोनों एक ही बात पर सहमत हो गए। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। एक काम करो, तुम एक दिन बाद तलाक लेना। तारीख आगे पीछे होगी तो अपॉइंटमेंट मिलना आसान रहेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इससे पहले कि मैं एली से हिसाब चुकता करने जाती, वह तो खुद ही सामने से चलकर आ गई। उसके पीछे ढेर सारे बैग पकड़े चिन यान खड़ा था। मम्मी, एली विदेश से वापस आ गई है। वह कह रही थी कि आपसे मिलना चाहती है। वान क्यू पहले से ही गुस्से में थी। उसने सीधे हमला बोला। इंसान आता तो ठीक था, पर यह सजावटी शोपीस साथ लाने की क्या जरूरत थी? बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा मेरी सहेली को। तुम्हारे लिए एक लाइक तो बनता है। बाहर वालों को तो लगेगा जैसे तुम्हारी पत्नी वही है। मैंने आग में घी डालने का काम किया, जिससे छिन यान के चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए। उसने मुझे घूर कर देखा और तोहफे नीचे रख दिए। मम्मी, यह सब हेल्थ सप्लीमेंट्स एली ने खास आपके लिए चुने हैं। वान क्यू मेरी उंगलियों से खेल रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एली का चेहरा तुरंत शर्मिंदा सा हो गया। वह बहुत मासूमियत भरी आवाज में बोली, आंटी,
यह सब मैंने विदेश से बड़ी मेहनत से चुना है। इसे खाकर आपकी खूबसूरती और भी निखर जाएगी। बड़ी मेहनत से चुना है? वान क्यू ने अपनी भौहें चढ़ाईं। इतनी मेहनत से शायद इसमें कुछ मिला भी दिया हो, ताकि मुझ जैसी बुढ़िया जल्दी इस दुनिया से चली जाए। यही चाहती हो ना तुम? मैं बगल में खड़ी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। कड़वा बोलने में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। छिन यन का चेहरा एकदम उतर गया। मम्मी, माहौल अचानक गंभीर हो गया। माँ, एली खास तौर पर आपसे मिलने आई है। आपका इस तरह बात करना ठीक नहीं है। एली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसकी आवाज भारी हो गई। सब मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चली जाती हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। चियन ने यह देखा और फौरन उसके पीछे भागा। जाने से पहले उसने मुझे एक गुस्से भरी नजर से देखा। दरवाजा बंद होते ही मैंने और वान क्यू ने चैन की सांस ली। क्यू ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चे? तेरी माँ की एक्टिंग में कोई कमी तो नहीं थी? मैंने दोनों अंगूठे उठाकर दिल से उनकी तारीफ की। असली एक्टर हो आप। ऑस्कर लेवल की परफॉर्मेंस थी। सच में आप बहुत कमाल हो। उन्होंने शान से अपना सिर ऊंचा किया और फिर रहस्यमयी अंदाज में मेरे करीब आईं। चलो थोड़ी देर में किसी अच्छे क्लब चलते हैं। कुछ लड़कों को कंपनी के लिए बुलाएं। मैंने सिर हिलाया और मन ही मन हिसाब लगाने लगी। तलाक के बाद अगर 8-10 लड़के भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि किन यन लगातार 3 दिनों तक घर नहीं आया। मुझे उससे तलाक की बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसने मेरा नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैं हैरान रह गई। उसका ब्लैक कार्ड बंद होने के बावजूद उसके पास पैसे कहाँ से आए? क्यों मेरे घर केक और मिठाइयाँ लेकर आईं? क्या वह अब तक घर नहीं आया? मैंने मना में सिर हिला दिया। लगता है एली मेरी उम्मीद से ज्यादा सहनशील निकली। वान क्यू नफरत से बोली, सहनशील? मुझे तो लगता है कि वह बेचारा बनने का नाटक करने में माहिर है। चिन यान जैसा बेवकूफ बेटा भी अंधा हो गया है जो उसके जाल में इस तरह फंस गया है। अगर पर्वत मेरे पास नहीं आता तो मुझे ही पर्वत के पास जाना होगा। आखिरकार मुझे यह समझ आ गया। आधे घंटे बाद मैं और वान क्यू एली की फूलों की दुकान के बाहर खड़े थे। दुकान के अंदर बहुत लोग फूलों की दुकान में ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ ग्राहक बड़े आराम से फूलों के गुलदस्ते चुन रहे थे। हम कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर घुसे और लोगों को बाहर निकालने लगे। आज मेरा इरादा इस बदतमीज को एक अच्छा सबक सिखाने का है। मेरी आवाज दुकान में गूंजने लगी, बाहर के फालतू लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अगर किसी को चोट लग गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इतना कहते ही सारे ग्राहक जान बचाकर भागने लगे। सिर्फ स्टाफ के कुछ लोग हैरान परेशान वहीं रह गए। एली दुकान के अंदर से बाहर आई। जिक्शिया, तुम यहाँ कैसे? और वो भी आंटी के साथ? मैं सीधे फैल कर बैठ गई। क्यों, मेरा आना पसंद नहीं आया? एली मासूम बनने का नाटक करते हुए आंखें झपकाने लगी। ऐसा नहीं है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह मुझसे मिलने आओगी। क्या इसलिए कि चिन यन आजकल घर नहीं आ रहे और तुम्हें बुरा लग रहा है? उसके बनावटी चेहरे को देखते हुए मैं सीधे आगे बढ़ी और हाथ उठाते ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। छटाक! थप्पड़ की तेज आवाज पूरी दुकान में गूंज गई। ये थप्पड़ चिन यन के थप्पड़ का बदला है। एली ने अपना चेहरा हाथ से पकड़ लिया। वो अभी भी खुद को बेचारी दिखा रही थी। तुम किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? एली, यहाँ बेचारी बनने का नाटक मत करो। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी चालों का पता नहीं है? किन यन से अपने ऊपर पैसे खर्च करवाना, उसका साथ पाना, उसे रात रात भर घर न जाने देना। क्या तुझे लगता है कि इससे तू मुझे तलाक के लिए मजबूर कर देगी? मैं उसकी ओर और करीब बढ़ी। मैं तुझे बता रही हूँ एली, तेरी ये ओछी हरकतें मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर दम है तो किन यान से कह कि मुझे तलाक दे दे, वरना तू हमेशा छिपी रहने वाली एक मामूली औरत ही रहेगी। जिक्शिया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं और किन यान सिर्फ दोस्त हैं। मैंने कभी इसे तोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने कभी तुम्हारी शादी तोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। दोस्त? मैं उपहास में हंसी, पास में पड़ी एक लाठी उठाई और पूरी ताकत से बगल वाले फूलों के रैक पर दे मारी। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और वह फूलों का रैक जमीन पर गिर गया। गमले टूटकर बिखर गए। एली डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? मैं ठंडी मुस्कान के साथ हंसी। जब तुम्हें बेचारी बनने का इतना शौक है तो आज मैं तुम्हें यह नाटक जी भर के करने दूंगी। कहते ही मैंने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। कांच टूटने की आवाज, रैक के गिरने का शोर और एली की चीखें, सब कुछ एक साथ मिल गया। तभी छिन यान हांफते हुए अंदर आए। पीछे कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। शू जीशिया, तुम ये क्या कर रही हो? छिन यन ने दहाड़ते हुए पूछा। मैंने अपना चेहरा घुमाया और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो तुम्हारा कचरा साफ करने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। चिन यान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम पागल हो गई हो। यह एली की फूलों की दुकान है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं पागल हो गई हूँ? मैं व्यंग्य से हंसी। मेरी आंखों में उसके लिए नफरत भरी थी। छिन यन, पागल तुम हुए हो। इस औरत के लिए तुम घर तक नहीं आते। अपनी पत्नी की परवाह करना छोड़ दिया है तो अब तुम्हें मुझे पागल कहने का क्या हक है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये फिजूल का ड्रामा बंद करो। एली बेगुनाह है। तुम्हारी ये हरकतें मुझे तुमसे और भी नफरत करने पर मजबूर कर देंगी। तुम किसे चेतावनी दे रहे हो? बेस्ट फ्रेंड मेरे पीछे से निकल कर आए, क्योंकि तीखी नजरें उन पर टिकी थीं।
उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तुम्हारी बातों का मतलब है कि तुमने तलाक लेने का मन बना लिया है ताकि तुम उस चुड़ैल से शादी कर सको? चिन यान ने कुछ नहीं कहा। जब तुम्हारा दिल एली पर आ ही गया है तो एक माँ होने के नाते मैं भी जिद नहीं करूंगी। तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती। वांग क्यू ने चुपके से मेरी ओर देखा, अपने बैग से शेयरों का एक दस्तावेज निकाला और उसे जोर से मेरे हाथ में रखते हुए निराशा का नाटक करते हुए कहा, जिशिया, इसे रखो। ये शेंस ग्रुप के 30% शेयर ट्रांसफर करने के कागजात हैं। आज से तुम शेंस ग्रुप के शेयर धारकों में से एक हो। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैंने गला भरते हुए कहा, ठीक है। छिन यन ने यह देखा और अचानक गुस्से से पागल हो गया। वह तेजी से झपटा और उन्हें छीनने की कोशिश की। माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? यह शेन परिवार की जायदाद है। आप इसे किसी बाहरी इंसान को ऐसे ही कैसे दे सकती हैं? वान क्यू एक तरफ हटी, मेरे सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ उठाकर छिन यान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की चटाख की तेज आवाज के साथ पूरे फूलों के कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहरी? वह ठंडी हंसी हंसी, जिशिया मेरी बहू है तो वह बाहरी कैसे हुई? बल्कि तुम जो उस घटिया औरत के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां मुझसे बाहरी इंसान की बात करने की? चिन यान ने अपना चेहरा पकड़ा। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने मेरी तरफ मुड़ कर देखा। उसकी आंखों में गिंगियाहट थी। जिशा, चलो घर चलकर इस बारे में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और अपने हाथ में थामे शेयरों के कागजात लहराए। देर हो चुकी है। एलिस एक तरफ खड़ी थी, सिसकियां भरते हुए। चिनयान, तुम मेरे लिए जिशिया के साथ ऐसा मत करो। मैं यहां से चली जाऊंगी। एलिस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिनयान को अचानक बहुत बुरा लगा। उसने उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। चुप रहो, मैंने चिल्लाकर उसे बीच में ही रोक दिया। चिनयान, क्या तुम तलाक नहीं चाहते थे? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ, लेकिन यह 30% के शेयर तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। छिन यान की आंखों में पल भर के लिए क्रूरता छा गई। उसने अचानक मेरी कलाई पकड़ी, इतने जोर से कि लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। शू जिशिया, तुम अपनी हद पार मत करो। शेंस ग्रुप के शेयरों पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं चलता। इसे छोड़ो। क्यों जोर से चिल्लाई। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और छिन यान को पीछे धकेल दिया। यान, मैं तुम्हें बता दूं, शेंस ग्रुप मेरा बनाया हुआ साम्राज्य है। मैं इसे जिसे चाहे उसे दूं। अगर तुमने फिर से जिशिया को छुआ भी तो याद रखना, बाकी के शेयर भी मैं उसे दे दूंगी। माँ, अब हम चलें। ऐसी जगह पर मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। 3 दिन बाद चिन यान का वकील मेरे घर आया और साथ की संपत्ति में हिस्सा मांगने लगा। उसके धोखेबाज होने की वजह से मैंने उसे 5% के शेयर दे दिए, लेकिन इस दुख में मैं 3 रातों तक नहीं सो सकी। इसलिए शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में आकर मैं अपनी उदासी दूर करने के लिए सी फूड दावत खा रही हूँ। जैसे ही मैंने एक बढ़िया लॉबस्टर उठाया, मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि चिन जाओचुआन बगल वाली टेबल पर बैठा है। उसके साथ एक औरत भी थी जो 5 या 6 साल के एक छोटे लड़के को खाना खिला रही थी। मैंने जल्दी से वन क्यू के हाथ को दबाया। अब तुम्हारी बारी है। अब तलाक का समय है। वन क्यू चुपचाप एक ककड़े को खाने में व्यस्त थी। उसने सिर तक नहीं उठाया। किस चीज की मेरी बारी? तलाक के लिए भी कम से कम मेरा खाना खत्म होने का इंतजार तो करो। मैं मजबूर थी। मैंने बगल की टेबल की ओर इशारा किया। देखो वह कौन है? वन क्यू ने मेरी नजरों का पीछा किया। वह बुढ़ा। जाहिर है चिन जाओचुआन ने भी हमें देख लिया था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। वह न चाहते हुए भी चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी के भाव आ गए। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और समझाने की कोशिश करने लगा। वान क्यू, क्या इत्तेफाक है? वह मेरी दोस्त है। वह बीमार थी, इसीलिए यहाँ अपना इलाज कराने आई है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी एक बात पर यकीन नहीं है। क्यू ने सिर हिलाया। ओल्ड छिन, वाह भाई, न केवल तुम उसका ख्याल रख रहे हो बल्कि उसके बेटे का भी ध्यान रख रहे हो। सच में तुम तो बहुत बड़े परोपकारी हो। छिन जाओचुआन के माथे पर पसीना आ गया। वान क्यू, तुम मेरी बात तो सुनो। वान क्यू ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। क्या तुम काम के लिए 6 महीने के लिए विदेश नहीं जाने वाले थे? तो क्या अब तुम्हारा वर्क प्लेस इस रेस्टोरेंट में बदल गया है? चिन जाओचुआन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह बस शर्मिंदा होकर वहीं खसा रहा। जैसे ही चिन जाओचुआन घर वापस आया, वान क्यू ने तंज कसा और अपने बैग से एक फाइल निकाली। ये तलाक के कागजात हैं। मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। तुम्हारे साइन करते ही तुम आजाद हो जाओगे। जिसके साथ रहना है रहो। अब मुझे और परेशान मत करना। वान क्यू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। क्या तुम इतनी आसानी से तलाक की बात कह रही हो? जब वान क्यू ने यह सुना तो वह लगभग हंस पड़ी। ओह चिन जाओचुआन, तुम तो बस इस घर के दामाद हो। तुम्हारे पास शेयर्स कहाँ से आए? शेंस ग्रुप का सरनेम शेन है, छिन नहीं। लगता है तुम विदेश में बहुत ज्यादा रह लिए हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चिन जाओचुआन हैरान था। लेकिन मैंने एग्रीमेंट साइन किया था। शेंस ग्रुप में मेरा भी हिस्सा है। वान क्यू जोर से हंसी और धीरे से अपने बैग से एक फाइल निकालकर उसे हिलाते हुए कहा, एग्रीमेंट? क्या तुम इसी फाइल की बात कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैंने इसे बहुत पहले ही फाड़ दिया था।
अब तुम यहाँ सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी हो गया। तुम अब ज्यादा से ज्यादा एक टेम्पररी वर्कर ही हो, एक परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर भी नहीं। फिर भी कंपनी के शेयर चाहिए, सपना देख रहे हो? चिन जाओचुआन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम तो बहुत ही जबरदस्त लड़ी। क्यों ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। वह तो है ही, इस तरह के घटिया इंसान से निपटने के लिए थोड़ा सख्त होना ही पड़ता है। हम दोनों ने फिर से सिंगल होने का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया घूमने का प्लान बनाया और एक अमीर औरत वाली बिंदास जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर ली। बस रोज अलग अलग क्लबों में घूमती रहती थी, जहां हैंडसम लड़कों को देखकर ही मुझे खुशी मिलती थी। मगर जैसा कि कहते हैं, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। मैंने अपने हाथ में मौजूद 3 प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स को हिलाया, जिनकी 2 लाल लाइनें साफ नजर आ रही थीं, और मुझे लगा कि अब मैं मुसीबत में हूं। जब मैं उन किट्स को देखकर सोच में डूबी थी, वान क्यू अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आई। मेरी प्यारी दोस्त, कल एक नया शानदार क्लब खुल रहा है। सुना है वहां बहुत सारे हैंडसम लड़के आए हैं। चलो साथ चलकर मजे करते हैं। मैंने बिना किसी हाव भाव के उसे वो किट पकड़ा दी। उसने उसे लेकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किसका है? क्या यह चीन यान का है? मैंने अपना सिर हिला दिया। मुझे खुद नहीं पता यह किसका है। पता नहीं का क्या मतलब है? तूने तो मुसीबत खड़ी कर ली है। मैं अंदर से घबरा गई। अब क्या करूं? इसे होने दे। वैसे भी मैं तो मां नहीं बन सकती। अगर यह हुआ तो मुझे पोता मिल जाएगा। मैंने उसे गुस्से में देखा। वान क्यू धीरे से मेरे पास आई। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें $50 करोड़ दूंगी। तुम इस बच्चे को जन्म दो। क्या कहती हो? मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचने का नाटक किया। $50 करोड़, यह सुनने में बुरा नहीं लग रहा। वान क्यू फौरन, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। वान क्यू ने तुरंत तालियां बजाईं। तो फिर यह तय रहा, आज से ही तुम मेरी खास गर्भवती महिला हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरा काम है और बच्चा पैदा करना तुम्हारा काम। अगले दिन वान क्यू मुझे चेकअप बेड पर ले गई। तभी डॉक्टर अरे करके चौंक गए। भ्रूण के विकास की गति सही नहीं है। डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया। इसे कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने? मैंने अपनी उंगलियों पर दिनों का हिसाब लगाया। तो फिर यह छिन यान का बच्चा नहीं हो सकता। वान क्यू अचानक उत्साह में अपना फोन निकालकर कैलेंडर चेक करने लगी। रुको जरा, 3 महीने पहले तुम येशे बार की सक्सेस पार्टी में गई थी, जहां बहुत ज्यादा पीने के बाद तुमने एक मॉडल को पकड़ लिया था और उसे पोल डांस सिखाने की बात कह रही थी। क्लिनिक का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक गहरे नैन नक्श वाला हैंडसम विदेशी जैसा दिखने वाला आदमी अंदर आ गया। मिस शेन जिस सक्सेस पार्टी की बात कर रही है, क्या वो यही वाली है? फोन की स्क्रीन पर नाइट क्लब की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। नशे में धुत मैं उस आदमी की गर्दन पर टाई लपेटकर पूरे जोश के साथ कह रही थी, आज रात से तू मेरा है। और वो आदमी जिसके साथ मैंने बदतमीजी की थी, वह और कोई नहीं बल्कि सामने खड़े गू ग्रुप के सीईओ गू फैन थे। उस रात तुमने मेरे महंगे ब्रांडेड कपड़ों पर उल्टी कर दी थी, मेरा प्राड़ा चुरा लिया था, और तो और मेरा नंबर एब्स वाला नौकर के नाम से सेव किया और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। गू फैन धीरे से मुस्कुराए। अब हिसाब बराबर करने का वक्त है। वान क्यू ने अचानक कैलकुलेटर निकाला। जरा रुकिए, बच्चे के पालन पोषण का खर्च $50 करोड़ होगा। अगर इसे बिजनेस पार्टनरशिप में बदला जाए तो गू क्लान वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट में 3% हिस्सा देगी और बच्चा गू फैमिली का होगा। गू फैन ने उन्हें टोकते हुए कहा, शर्तें तुम्हारी मर्जी की होंगी। मैंने रूखेपन से कहा, क्या तुम्हें यह कोई सब्जी मंडी लगती है? ला ओरिशी जेसन, क्या तुम इसे सब्जी मंडी समझ रही हो? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गू फैन ने धीरे से अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे मेरे सामने रख दिया। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। पीछे मुझे और वान क्यू को एक दूसरे का मुंह देखते छोड़ गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म। अब हम क्या करेंगे? वान क्यू घबराहट में अपने पैर पटकने लगी। गू क्लान से पंगा लेना ठीक नहीं है। उनकी कंपनी पहले से ही मार्केट में टॉप पर है। हम दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विदेश भाग जाने के बाद वो हमें ढूंढ पाएंगे। मैं और वान क्यू स्टाइल से निकलने ही वाले थे कि तभी चिन परिवार और उसके लोगों ने हमें एयरपोर्ट पर ही घेर लिया। एलिस सबसे आगे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। आंटी जिशा, मुझे पता है तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं छिन यान के बच्चे की मां बनने वाली हूँ और यह बच्चा बेगुनाह है। मैं एक पल के लिए दंग रह गई और फिर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। छिन यान, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। इतनी जल्दी बच्चा भी कर लिया। हमने तुम्हें शादी करने से कभी नहीं रोका। छिन यान का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपना सिर झुका लिया। मैं समझ गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि क्या चल रहा है। उसने पक्का वो 10% पैसा अय्याशी में उड़ा दिया होगा और अब बच्चे का बहाना लेकर हालात सुधारना चाहता है। छिन झाओचुआन पीछे से निकलकर सामने आए। असल में एलिस मेरी और मेरी पहली प्रेमिका की बेटी है। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। एलिस उसकी और उसकी पहली प्रेमिका की बेटी है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिरने ही वाली थी। छिन झाओचुआन ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, इसीलिए अगर बच्चा चाहिए तो बदले में $10 करोड़ लाओ। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हम बस उनका नाटक देख रहे थे।
तभी बिना कोई भाव दिखाए छिन जाओचुआन ने अपनी सूट की जेब से एक फाइल निकाली और उसे वान क्यू की तरफ बढ़ा दिया। सूट की जेब से एक दस्तावेज निकाला और वान क्यू को दे दिया। ये डीएनए रिपोर्ट है, खुद देख लीजिए। वान क्यू ने दस्तावेज लिया और उस पर एक नजर डाली। जब मैंने पास जाकर देखा तो रिपोर्ट पर साफ लिखा था, डीएनए का मिलान हो गया है। अब मेरी बोलती बंद होने की बारी थी। यह कैसे मुमकिन है? चिनयन भी पूरी तरह से हैरान रह गया। यह सब आखिर हो क्या रहा है? मैंने तंज मारते हुए हंसकर उसके कंधे पर थपकी दी। किन यन, बधाई हो तुम्हें। प्रेम कहानी का अंत तो भाई बहन के रिश्ते पर हुआ। तुम तो लगभग अपनी सगी बहन से ही शादी करने वाले थे। यह सुनने के बाद छिन यान वान क्यू के सामने घुटनों पर बैठ गया। माँ, प्लीज, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, बच्चे को कुछ मत होने देना। आखिर वह आपका पोता है। वान क्यू ने तिरस्कार से हंसते हुए उसे लात मारकर दूर कर दिया। बेकार इंसान कहीं के। जब छियान को बुरी तरह लताड़ा गया तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पीला हो गया। वान क्यू, आप ये मत भूलिए कि ये मेरी बेटी है और आपकी सौतेली बेटी भी है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो आपको क्या लगता है कि मीडिया क्या लिखेगा? बड़े खानदान का राज, बेटे को सौतेली बहन से प्यार हो गया। यह खबर काफी धमाका करेगी, है ना? तो क्या अब तुम इस राज का इस्तेमाल हमें ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहते हो? मुझे $100 मिलियन चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया उसे काट लूं। मैं उसे करारा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन तभी वान क्यू अचानक हंस पड़ी। उन्होंने धीरे से अपने फोन से कुछ फोटो निकाले और उन्हें हवा में लहराया। छिन जाओचुआन, क्या तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारा एक बेटा भी है? जाओचुआन हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब है आपका? वान क्यू ने व्यंग्य से कहा। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं? वह इसी साल पूरे 5 साल का हुआ है। जरा सोचो, अगर मैंने यह खबर फैला दी तो मीडिया को किस बात में ज्यादा दिलचस्पी होगी? चिन झाओचुआन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गुस्से में चेहरा पीला पाज गया, उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। शेन वांग्क्यू, अपनी हद पार मत करो। हद पार? वांग्क्यू ने अपनी भौहें चाईं। तेरी उन घटिया हरकतों के मुकाबले यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने कोने में खड़े होकर चुपके से वांग्क्यू की सराहना की। अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिला। ये जो मुंहतोड़ जवाब था, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। मैं यह सब बताना नहीं चाहती थी, पर सच तो यह है कि अचुआन मेरा बच्चा ही नहीं है। मैंने उसे अनाथालय से गोद लिया था। सोचा था इसे शेंस ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाऊंगी, लेकिन किसने सोचा था कि यह इतना निकम्मा निकलेगा। अब उन तीनों के होश उड़ने की बारी थी। इसीलिए यह मेरा पोता भी नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। चिनिया जमीन पर गिर गया, जैसे पल भर में आसमान से जमीन पर गिर गया हो। वांग्क्यू ने अपनी घड़ी देखी और बेपरवाही से कहा, अब यहाँ समय बर्बाद मत करो, हमारी फ्लाइट का समय हो रहा है। चलो अब। मैंने सर हिलाया और वांग्क्यू का हाथ थाम लिया। जैसे ही हम बोर्डिंग करने वाले थे, मेरा फोन बज उठा। वह गूफ का फोन था। पता नहीं उसे मेरा नंबर कैसे मिला। मैंने फोन काट दिया, लेकिन उसने फिर से फोन किया। पास खशा चेक इन कर्मचारी हमें आगे बढ़ने को कह रहा था। मुझे फोन उठाना ही पड़ा। हेलो शुजिशा, तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? फोन पर उसकी आवाज गुस्से से गूंज रही थी। मैं अंदर से थोड़ा घबरा गई। गुफैन, तुम्हें इससे क्या? मैं जहां भी जाऊं वह मेरी मर्जी है। इतना कहते ही मुझे अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। जैसे सोचा था वैसे ही, जैसे ही मेरी नजरें गुफैन से मिली, मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। ओह बाप, मैं बुरी तरह डर गई। तुरंत फोन काटा और वांग्क्यू को खींचते हुए गेट की ओर भागने लगी। जल्दी चलो, जल्दी। हा 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 हा। गुफैन का चेहरा तो कड़ाही के निचले हिस्से जैसा काला हो गया है। प्लेन के उड़ने के बाद मैंने राहत की सांस ली। वांग्क्यू सीट के पीछे झुक गई और चालाकी से हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या गुफैन गुस्से में हमें पकड़ने के लिए खुद का प्लेन खरीद लेगा? मैंने अपनी आंखें घुमाई। उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन वह पागल नहीं है। तभी एक एयर होस्टेस हमारे पास आई और हमें एक छोटी सी पर्ची थमा दी। जब मैंने इसे खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? खेल तो बस अभी शुरू हुआ है। जाओचुआन। मैंने और वांग्क्यू ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों के मन में एक बुरा एहसास हुआ। मैंने एयर होस्टेस की ओर सिर उठाया। पूछने ही वाली थी कि यह पर्ची किसने दी, लेकिन वह पहले ही दूर जा चुकी थी। गया, सब गया। मैं उस पर्ची को पकड़े हुए थी और मेरा दिल डर से ठंडा पड़ गया। क्या इस प्लेन में सभी लोग चिन जाओचुआन के आदमी तो नहीं? तभी प्लेन में अचानक जोरदार झटके लगने लगे। कैबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। 1 घंटे बाद प्लेन आखिरकार एक सुनसान द्वीप पर लैंड हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, काले कपड़ों में कुछ लोग अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे और वे यात्रियों को ठंडी नजरों से देख रहे थे। इन दोनों को साथ ले चलो, काले कपड़ों वाले गिरोह के सरदार ने रूखेपन से कहा। मैंने और वांग्क्यू ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम समझ गए थे कि विरोध करने से स्थिति और खराब हो जाएगी। हमें किडनैप कर लिया गया है। लानत है, मजबूरी में हमें खड़े होना पड़ा और उन बदमाशों के पीछे पीछे प्लेन से उतरना पड़ा। हमें उस सुनसान द्वीप के अंदर ले जाया गया। चिन झाओचुआन आखिर चाहता क्या है? मैंने दबी आवाज में वांग्क्यू से पूछा।
वान क्यू तिरस्कार से हंसी। वो और क्या चाहेगा? अगर मैं चली गई तो उसे शेंस ग्रुप की सारी दौलत मिल जाएगी। मेरे दिल में एक विचार आया। मुझे अब अफसोस हो रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना भावुक होकर कदम नहीं उठाती और भागने की कोशिश नहीं करती। वहीं वान क्यू काफी बेफिक्र नजर आ रही थी। डर किस बात का? जो होगा देखा जाएगा। हर मुश्किल का हल मिल ही जाएगा। वैसे भी झाओचुआन वो बूढ़ा लोमड़ी कितना भी निर्दयी क्यों न हो, वो हम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो बस हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमसे जायदाद के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करवा सके। समय के फर्क की वजह से देश की खबरों में अब भी हमारे चले जाने की खबर दिखाई जा रही है। इंटरनेट पर कुछ लोग दुख जता रहे हैं तो कुछ चिन परिवार को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं और मैं और वान क्यू इस सुनसान टापू पर किसी जंगली की तरह रह रहे हैं। सैटेलाइट को भेजे गए एसओएस सिग्नल से भी किसी ने हमें नहीं ढूंढा। ठीक उसी वक्त जब हम दोनों इस मानसिक तनाव से पूरी तरह हार मान चुके थे, तभी बाहर से एक हेलीकॉप्टर के शोर की आवाज आई। मैंने अपने पास सो रही वान क्यू को जगाया। वान क्यू सुनो, क्या कोई हमें बचाने आया है? वह मेरे पीछे छिप गई। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है? तभी अचानक दरवाजा एक लात के साथ खुला और गूफैन अपने लोगों के साथ अंदर आया। गूफैन! मैं खुशी के मारे चिल्लाई। गूफैन ने हम पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र साफ दिख रही थी। गूफैन तेजी से मेरे करीब आया और नीचे बैठकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। तुमने हमें कैसे ढूंढा? उसने झुझकते हुए हल्के से कहा, मैंने झाओचुआन को सबक सिखाकर रास्ता पता कर लिया। वान क्यू ने पास आकर इशारा किया। बस बहुत हुआ, अब यहाँ और नाटक मत करो। जल्दी इस बेकार जगह से बाहर निकलो। गूफैन खड़ा हुआ और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही हम लकड़ी के उस घर से बाहर निकले, कुछ गाड़ियां तेजी से वहां आ पहुंचीं। उनमें से कई लोग बाहर निकले, जिनका लीडर वही लंगड़ाता हुआ शख्स था। लंगड़ाते हुए चिन झाओचुआन गूफैन घमंड से लंगड़ाते हुए चिन झाओचुआन ने कहा, गूफैन, आखिरकार तुम आ ही गए। चिन झाओचुआन ने ठहाका मारते हुए कहा, चिन झाओचुआन, तेरा अंत आ गया है। गूफैन, तूने मेरा देश में जीना मुश्किल कर दिया था, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यह कहते हुए उसने बंदूक निकालकर गूफैन पर तान दी। तभी पुलिस की गाड़ियां तेजी से आईं और उन्होंने छिन झाओचुआन और उसके गैंग को घेर लिया। झाओचुआन, तुम पर अपहरण और जबरन वसूली का शक है। अब तुम्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने आगे बढ़ते हुए ठंडे लहजे में कहा। चिन झाओचुआन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह विरोध करने की स्थिति में नहीं था। गूफैन, तुम्हारा शुक्रिया। गूफैन ने प्यार से मेरे बालों को सहलाया। शुक्रिया किस बात का? मैं इस बच्चे का पिता हूँ। क्या यह मेरा फर्ज नहीं है? तभी वान क्यू बीच में बोल पड़ा। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ प्यार जताना बंद करो और जल्दी घर चलो। शहर वापस आने के बाद हमारी जिंदगी आखिरकार फिर से शांत हो गई, बशर्ते हम इस बात को भूल जाएं कि गूफैन रोज एक नैनी की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। गूफैन मेरे और वान क्यू के विला में रहने आ गया, यह कहते हुए कि वह एक गर्भवती महिला का ख्याल रखना चाहता है। हालांकि वान क्यू छिड़ने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से वह काफी खुश है। आखिरकार घर में हाथ बंटाने के लिए एक आदमी जो मिल गया। गूफैन, क्या तुम मुझे खाना खाते हुए देखना बंद करोगे? मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूं, मैंने लाचारी से उसे देखते हुए कहा। गूफैन ने अपनी भौहें छाईं। बिल्कुल नहीं, अब तुम अकेले के लिए नहीं खा रही हो। मुझे पक्का करना है कि तुम्हें सही पोषण मिले। एक रात हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। बच्चे के पैदा होने के बाद हम तीनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे, मैंने सुझाव दिया। वान क्यू ने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मई, क्या तुम दोनों भूल गए कि मैं इस बच्चे का पिता हूं? मैंने उसे गुस्से से देखा। क्या बात है, क्या तुम इसे अकेले रखना चाहते हो? गूफैन लाचारी में मुस्कुराया। ठीक है, जैसा आप चाहें। वैसे हमें बच्चे का नाम रखना चाहिए, मैंने अपने पेट को छूते हुए कहा। तुम्हारे क्या विचार हैं? गूफैन ने थोड़ा सोचा। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम गूचेन रखेंगे, जिसका अर्थ है विशाल दुनिया। वान क्यू ने अपना सिर हिलाया। यह बहुत साधारण है, क्यों न उसे शेंग क्यूशिया बुलाएं, जिसमें मेरा क्यू भी है और जीशिया का श्या भी। यह कितना अनोखा होगा। तुम्हारा चुना हुआ नाम बहुत ही बचकाना है। मैंने एक लाचार आह भरी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ महीनों बाद बच्चे का जन्म शांति से हुआ। वह एक लड़का था। आखिरकार हमने उसका नाम शू शाओचेन रखने का फैसला किया, क्योंकि गुक्यूशिया नाम वाकई बहुत अजीब लग रहा था। वान क्यू पूरा दिन बच्चे को अपनी गोद में थामे रहता और गूफैन नैपी बदलने और दूध पिलाने की जिम्मेदारी उठाता। वह इन कामों में बहुत व्यस्त और खुश रहता और मैं हर दिन बस खाती और सोती रहती। एक दिन गूफैन ने मुझसे अचानक पूछा, जीशिया, क्या तुम्हें पछतावा है? मैं हैरान रह गई। किस बात का पछतावा? कि तुमने उस रात मुझे बार से निकाला था। मैंने पलकें झपकाईं और जानबूझकर उसे चिढ़ाया। सच तो यह है कि मैंने वो जानबूझकर किया था, तो तुम्हारी नजर मुझ पर पहले से थी। बेशक, वरना तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी भी राह चलते को पोल डांस सिखाने की हिम्मत करूंगी? वान क्यू गू छेन को गोद में लिए कमरे से बाहर आया और हमें ऐसे प्यार जताते हुए देखकर वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। बस करो अब,
यहाँ बहुत प्यार जता लिया, जल्दी आओ और नैपी बदलने में मदद करो।